हाय एवरीवन। भारत के संविधान का अध्ययन करते हुए हम संसद का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय संसद के पहले दो भाग एक और भाग दो की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है, आप जाके वहाँ से देखिए। इसके अतिरिक्त पॉलिटी के जो दूसरे अध्याय हैं उनका भी एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख लीजिए। आइए आज की वीडियो में हम संसद का अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, संसद का अध्ययन करने से पहले एक बार फिर से हम पुनः संसद के अंगों को देखेंगे ताकि हम शुरू कर सकें। स्टूडेंट्स, संसद को अनुच्छेद 79 के अंतर्गत रखा गया है। इसमें राज्यसभा को अनुच्छेद 80 के अंतर्गत और लोकसभा को अनुच्छेद 81 के अंतर्गत रखा गया है। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है सरल। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम देखते हैं सरल में स अनुच्छेद 79, र अनुच्छेद 80 और ल अनुच्छेद 81। तो सरल में अनुच्छेद 79 से 81 तक है और स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा का वर्णन इन्हीं अनुच्छेदों में किया गया है। आइए अब हम संसद में विधायी प्रक्रिया को देखते हैं जो अनुच्छेद 107 से अनुच्छेद 111 तक बताई गई है। सबसे पहले हम विधेयकों को देखेंगे। संसद में विधेयक निम्नलिखित प्रकार से पेश होते हैं। एक, साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक और चौथा संविधान संशोधन विधेयक। स्टूडेंट्स, अब हम इन सभी विधेयकों का एक एक करके अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यह विधेयक किस प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं और किस प्रकार फिर पारित किए जाते हैं। इनमें भी हम सबसे पहले विधेयकों के जो दो अन्य प्रकार हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ जानना जरूरी है कि जो सरकारी विधेयक होता है वह वो विधेयक कहलाता है जो सदन में किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। संसद में सरकारी विधेयक के पारित होने की पूरी उम्मीद होती है क्योंकि यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित भी करता है। सदन में पेश करने के लिए इसे 7 दिन का नोटिस देना होता है। गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जो किसी भी संसद सदस्य द्वारा, जो मात्र सामान्य सांसद भी हैं, उनके द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। गैर सरकारी विधेयक को संसद में पारित होने की उम्मीद अपेक्षाकृत कम होती है। इसका निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है और इसे पेश करने के लिए कम से कम 1 माह का नोटिस देना होता है। इसलिए गैर सरकारी विधेयक कम महत्वपूर्ण है और सरकारी विधेयक अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए अब हम एक एक करके इन सभी विधेयकों को देख लेते हैं। सबसे पहले साधारण विधेयक। स्टूडेंट्स, साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी लाया जा सकता है। इसे या तो मंत्री द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा, किसी के द्वारा भी लाया जा सकता है। यह बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पूरे स्थापित होता है, अर्थात बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ही लाया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए ही रोक सकती है। यदि राज्यसभा इसे 6 माह के पश्चात पारित नहीं करती तब गतिरोध की स्थिति होती है। ऐसे में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संसद में किया गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं धन विधेयक को। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है और सिर्फ मंत्री के द्वारा ही लाया जा सकता है। इसे स्थापित करने के लिए अथवा पुनः स्थापित करने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति अनिवार्य है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकती है। 14 दिन के पश्चात राज्यसभा को इसे पारित करना अनिवार्य है, अन्यथा यह दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक को अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है। इससे तात्पर्य ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा के अध्यक्ष घोषित करते हैं अथवा वही मंजूरी देते हैं। धन विधेयक यदि लोकसभा में अस्वीकृत हो जाए, ऐसी स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति या तो पारित कर सकते हैं या अस्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, धन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई कारण ही नहीं होता है, कोई अवसर ही नहीं होता है। इसके लिए फिर संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं होता है। स्टूडेंट्स, अब हम वित्त विधेयक को डिस्कस करेंगे।
वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों से संबंधित होते हैं, जैसे राजस्व या व्यय इत्यादि। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाला तथ्य ये है कि सभी विधेयक जो वित्त विधेयक हैं उनके अंतर्गत धन विधेयक तो होता है, तथापि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता। ऐसा इसलिए है कि केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। स्टूडेंट्स, वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक और द्वितीय श्रेणी का वित्त विधेयक, अर्थात वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड। वित्त विधेयक फर्स्ट में अनुच्छेद 117 का प्रथम भाग है, अर्थात अनुच्छेद 117(1), और वित्त विधेयक द्वितीय में अनुच्छेद 117(3) यह दिया गया है। प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक में वह सभी मामले होते हैं जिनमें अनुच्छेद 110 के उल्लिखित मामले और अन्य मामले भी शामिल हैं, और द्वितीय श्रेणी के वित्त विधेयक में वह सभी मामले होते हैं जिनमें अनुच्छेद 117 के मामले एवं अन्यत्र मामले भी होते हैं। प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक एक प्रकार से धन विधेयक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और केवल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जाता है। इस प्रकार प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक केवल दो कारणों में ही धन विधेयक के समान है, अन्यत्र यह साधारण विधेयक के प्रकार व्यवहार करता है। स्टूडेंट्स, इसके पश्चात अब हम देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक वह विधेयक होते हैं जिनमें संविधान में परिवर्तन की बात होती है, अर्थात अपने समय की परिस्थिति के अनुसार संविधान में परिवर्तन का प्रावधान अनुच्छेद 368 के अनुसार भारत के संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। अतः संविधान संशोधन विधेयक संविधान में संशोधनों के हेतु ही लाए जाते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाला तथ्य यह है कि जिस प्रकार धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है, साधारण विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में तो संपूर्ण शक्तियाँ लोकसभा के पास में हैं। साधारण विधेयक के संबंध में शक्तियाँ लोकसभा और राज्यसभा के मध्य लगभग समान हैं एवं गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तथापि संविधान संशोधन विधेयक में यदि गतिरोध हो तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा एवं राज्यसभा से अलग अलग पारित होना अनिवार्य माना जाता है। ऐसे में संयुक्त अधिवेशन न होकर लोकसभा एवं राज्यसभा अलग अलग पारित करके संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तत्पश्चात संविधान में राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात संशोधन होता है। अतएव संविधान संशोधन विधेयक एवं धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। स्टूडेंट्स, भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक केवल 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन किया गया है, दहेज प्रतिषेध विधेयक के लिए, बैंक सेवा आयोग विधेयक के लिए और आतंकवाद निवारण विधेयक के लिए। स्टूडेंट्स, आइए अब हम सदन के जो सत्र होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। सदन के सत्र से तात्पर्य सदन के दिन में जो कार्य व्यवस्था है उससे होता है। प्रतिदिन सदन के 2 सत्र होते हैं। प्रथम सत्र 11 बजे से 1 बजे तक होता है, द्वितीय सत्र 2 बजे से 6 बजे तक होता है। स्टूडेंट्स, आइए अब हम एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सदन का जो प्रथम सत्र है वह प्रश्नकाल होता है, जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। उसके पश्चात शून्यकाल या प्रश्नोत्तर काल होता है, जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। स्टूडेंट्स, प्रश्नकाल सदन का पहला घंटा होता है। इसमें तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें मौखिक, लिखित और अल्प सूचना के प्रश्न भी कहा जाता है। मौखिक प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जो तारांकित होते हैं, इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। इसके पश्चात पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न लिखित होते हैं, इसके पश्चात पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें पूछने के लिए कम से कम 10 दिन का नोटिस दिया जाता है, अर्थात 10 दिन का नोटिस देने के पश्चात ही
इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। इसके पश्चात शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का काल शून्यकाल है, जो 12 बजे से 1 बजे तक होता है। इसका प्रावधान संसद की प्रक्रिया नियमों में नहीं है। संसद के सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के ही शून्यकाल के अंतर्गत प्रश्न पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम संसद के जो सत्र होते हैं उनके अध्ययन करेंगे। संसद के सत्र से तात्पर्य यह है कि प्रथम बैठक से सत्रावसान के बीच की अवधि तक संसद के जो कार्यकलाप होते हैं, जो सत्र होते हैं, वह संसद के सत्र कहलाते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये सभी महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन इनमें बजट सत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, पहले बजट सत्र फरवरी से मई तक था, परंतु 2017 से इसे फरवरी से मार्च तक कर दिया गया है। पहले बजट फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में पेश होता था, परंतु 2017 से बजट फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही पेश हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से हमने संसद के सभी महत्वपूर्ण भागों को कंप्लीट किया है। आगे हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण वीडियोज़ को लेके आएंगे। थैंक यू।